हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, GLA कॉलेज डाल्टनगंज। पीजी सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का पेपर 5th है एकेडमिक राइटिंग या शैक्षणिक लेखन। इसकी हिंदी है, एकेडमिक राइटिंग की हिंदी शैक्षणिक लेखन है। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, ये शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ यानी शैक्षणिक कार्यों के लिए किया जाने वाला लेखन है। ये आमतौर पर जो लेखन होता है, जैसे कि अखबार के लिए लिखना या चिट्ठी लिखना, भाषण लिखना या सामान्य निबंध प्रतियोगिता के लिए लिखना, उससे बिल्कुल अलग किस्म का ये फॉर्मल लेखन होता है, जो शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों जैसे कि सिनॉप्सिस लिखना, शोध प्रबंध लिखना, लघु शोध प्रबंध या डिसर्टेशन लिखना और प्रोजेक्ट वर्क, कॉन्फ्रेंस पेपर इत्यादि को कैसे लिखा जाए, इससे जुड़ा हुआ जो भी लेखन होता है वो शैक्षणिक लेखन कहलाता है। इसकी चर्चा ही हम इस पूरे पेपर में करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक यही है, एकेडमिक राइटिंग। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। तो हमें समझ लेना होगा कि शैक्षणिक लेखन आखिर है क्या। यह शैक्षणिक लेखन मुख्यतः औपचारिक, वस्तुनिष्ठ और तकनीकी ढंग का लेखन होता है, यानी कि बहुत फॉर्मल, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और तकनीकी या टेक्निकल ढंग का लेखन होता है। ये औपचारिक इसलिए है कि इसे आमतौर पर बोली जाने वाली साधारण भाषा में नहीं लिखा जाता है। आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा के इस्तेमाल से इसमें परहेज किया जाता है। और ये वस्तुनिष्ठ यानी निष्पक्ष इसलिए है क्योंकि इसमें मुख्यतः तथ्यों, विचारों और वस्तुओं पर जोर दिया जाता है, न कि व्यक्तियों या भावनाओं पर। यानी कि ये भावनाओं से रहित, निष्पक्ष होकर किया जाने वाला लेखन है। यह तकनीकी या टेक्निकल इसलिए है क्योंकि उसमें संबंधित विषय से संबद्ध शब्दावली का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि विषय से संबंधित शब्दावली का प्रयोग एकेडमिक राइटिंग या शैक्षणिक शिक्षा के लिए लिखे जाने वाले लेखन में होना चाहिए। अब एक अच्छा शैक्षणिक लेखक बनने के लिए आपको अपने विषय की खास शैली और संरचना को सीखना होगा। इसके कुछ तरीके ये हैं, अपने शिक्षक या सुपरवाइज़र से अधिक जानकारी मांगिए। दूसरा, अपने विषय की सबसे प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं की लेखन शैली का अध्ययन करें। तीसरा, अपने विषय के दूसरे छात्र छात्राओं के सफल लेखन को देखिए तथा उससे सीखिए। अब दूसरा स्लाइड जो है वो उसमें वर्णन है कि शैक्षणिक लेखन की भाषा किस तरह की होती है। तो सबसे पहला विशेषता जो है वो ये है कि शैक्षणिक लेखन की भाषा औपचारिक या फॉर्मल होती है। औपचारिक यानी फॉर्मल। आप अपनी शब्दावली के माध्यम से अपने लेखन को ज़्यादा औपचारिक बना सकते हैं। शैक्षणिक लेखन के लिए अनौपचारिक की जगह औपचारिक शब्दावली का ही इस्तेमाल करें। अब भावुकतापूर्ण भाषा के इस्तेमाल से बचें। उदाहरण के लिए ज़्यादा कठोर शब्दों जैसे कि भयानक स्थिति की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? समस्याग्रस्त स्थिति। इस शब्द का प्रयोग करें तो ये शैक्षणिक लेखन में ज़्यादा उचित लगेगा। फिर पूरी तरह से सकारात्मक या नकारात्मक भाषा के इस्तेमाल से भी बचें। जैसे गलत सिद्ध हुआ, सीधा ये लिख देना कि कोई भी कथन या कोई भी निष्कर्ष हमारा गलत सिद्ध हुआ की जगह उससे कम विश्वास के योग्य सिद्ध हुआ माना गया, जैसे वाक्य का प्रयोग किया जाना चाहिए।
तो यह सतर्कतापूर्ण मूल्यांकन होगा जो शैक्षणिक लेखन के लिए जरूरी है। फिर दूसरी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि शैक्षणिक लेखन की भाषा वस्तुनिष्ठ यानी निष्पक्ष होनी चाहिए। हालांकि शैक्षणिक लेखन प्रक्रिया में सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ यानी पक्षपात रहित होना एक बड़ी चुनौती है, पर आपको इसके हर संभव प्रयास करने होंगे। वस्तुनिष्ठ होना, क्योंकि हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में मनुष्य जो है वो रिसर्च करता है और उसके लिए प्रयोगशाला भी कोई नहीं होती है, पूरा समाज ही उसके लिए प्रयोगशाला होती है। तो व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च करना और व्यक्तियों से जुड़ी समस्याओं पर शोध करते समय और उसको शैक्षणिक लेखन की भाषा में लिखते समय निष्पक्ष रूप से लिख पाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को काबू में रख पाएँ ये मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर कोई महिला है तो वो महिला से जुड़े हुए मुद्दों पर ज़्यादा अपने विचारों को रख सकती है, तो वो निष्पक्ष या वस्तुनिष्ठ लेखन नहीं हो जाएगा। या अगर कोई ट्राइबल है या अनुसूचित जाति का है तो वो उस पर अगर उस विषय पर शोध कर रहा है तो समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर लिख सकता है, जिससे बचा जाना चाहिए। शैक्षणिक लेखन की भाषा बिल्कुल ही निष्पक्ष या वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अपने दृष्टिकोण और विचारों को ज्ञात करने के साथ साथ वस्तुनिष्ठ व पक्षपात रहित शैली में लिखने के लिए आप निम्नलिखित रणनीतियों या विधियों को अपना सकते हैं। अब ये क्या विधियां हैं? पहला, अपने लेखन में व्यक्तियों और भावनाओं के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों का वर्णन करना चाहिए। फिर उन शब्दों का इस्तेमाल न करें जो गैर तकनीकी मूल्यांकन और भावनाओं पर आधारित हो। अपने लेखन को मजबूत सिद्ध करने के लिए आधिकारिक स्रोतों का इस्तेमाल करें, मतलब विश्वसनीय स्रोतों का, जैसे लेखकों, शोधकर्ताओं और सिद्धांतकारों के विचार जो किताब और शोध लेखों में वर्णित होते हैं तथा आपके दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। तो अगर आप उसके माध्यम से शैक्षणिक लेखन करेंगे और उसमें लिखते समय उन स्रोतों को उसमें संदर्भ के रूप में डालेंगे, 3-4 वाक्य जो है किसी भी किताब या लेख का डाला जाता है, बीच में संदर्भ के रूप में डालेंगे, तो आपके विचार का वो समर्थन करेगा। फिर शैक्षणिक लेखन की भाषा की तीसरी विशेषता है कि वो तकनीकी होती है, यानी टेक्निकल भाषा। शैक्षणिक लेखन में औपचारिक भाषा के साथ ही तकनीकी भाषा शैली का इस्तेमाल करना होगा। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने संबंधित विषय व समृद्ध शब्दावली की जानकारी हासिल करनी होगी, तभी आप तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। इसके लिए अपने शिक्षक द्वारा इस्तेमाल की गई शब्दावली को नोट करें। साथ ही जो भी किताब, लेख आदि आप पढ़ रहे हैं उसमें से भी शब्दों का चयन करें। तकनीकी शब्दों के अर्थों के बारे में सावधान रहें। एक ही शब्द का विभिन्न विषयों में अलग अलग अर्थ होता है, ये ध्यान रखना होगा। अब हम देखते हैं कि शैक्षणिक लेखन के प्रकार कितने हैं। तो मुख्यतः इसके 4 प्रकार हैं। पहला, वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव। दूसरा, विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल। तीसरा, प्रेरणात्मक या परसुएसिव। और चौथा, आलोचनात्मक या क्रिटिकल। तो वर्णनात्मक लेखन क्या है? वर्णनात्मक लेखन यह शैक्षणिक लेखन का सबसे सरलतम या सबसे आसान रूप है। इसका मकसद तथ्य और जानकारी प्रदान करना होता है। इसका उदाहरण किसी शोध आलेख का सारांश के रूप में हम ले सकते हैं।
पूरी तरह से वर्णनात्मक ढंग से लिखने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं कि पहला, कि विषय की समझ होनी चाहिए, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करें, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करें और अंततः उसको सारांश के रूप में लिखकर परिभाषित करें। फिर दूसरा प्रकार है शैक्षणिक लेखन का, वो है विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल राइटिंग, विश्लेषण करके जो लिखा जाता है। तो विश्वविद्यालय स्तर पर लेखन का सिर्फ वर्णनात्मक रह जाना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर शैक्षणिक लेखन वर्णनात्मक के साथ साथ विश्लेषणात्मक भी होते हैं। विश्लेषणात्मक लेखन में वर्णनात्मक को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी वर्णन किया हुआ जो भी बातें होती हैं, वर्णन की हुई बातें, उनका विश्लेषण यानी गुण दोष की व्याख्या की जाती है और अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सी बातें सही हैं और कौन से वर्णन सही थे और कौन से गलत थे। तो ये होता है विश्लेषण करना, यानी जानकारियों को नए सिरे से लिखना। वर्णन के पश्चात ही विश्लेषण संभव हो सकता है। और अपने लेखन को विश्लेषणात्मक बनाने के लिए काफ़ी सोच समझकर योजना बनाएं, तथ्यों और विचारों का मंथन करें, तथ्यों को उन्हें अलग अलग ढंग से अगर बांटकर समूह में रखा जाए और तब विकसित किया जाए तो उसके अलग अलग प्रकार इस प्रकार से हैं कि पहला, श्रेणियों को अलग अलग नाम दें। उदाहरण के लिए लाभ हानि, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष आदि, तब विश्लेषण करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए नक्सलवाद है तो उसका सकारात्मक पक्ष, नक्सलवाद का कोई भी सकारात्मक पक्ष नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों का जाना, तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हो सकते हैं। तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हम अपने शोध के लिए कोई विषय ले रहे हैं तो वो विवादास्पद नहीं हो। जैसे कि नक्सलवाद अगर हम ले रहे हैं तो वो बहुत संवेदनशील विषय हो जाएगा, जिसका आप अगर विश्लेषण करना चाहेंगे तो उसका सकारात्मक बात कौन सी बताएंगे। नक्सलवाद तो एक समस्या है और वो समाज के लिए और राज्य के लिए बहुत बड़ी बुराई है, तो उसके सकारात्मक पक्ष को आप कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के विषयों को लेने से परहेज करें। ध्यान रखें कि ऐसा विषय लें जो कभी भी विवादास्पद न हो, जिसको लेकर आप कभी भी मुश्किल में न पड़े। फिर दूसरा पहलू ये है कि अपने जो वर्णन किए हुए विषय सामग्री है उसके हर हिस्से को इन विश्लेषणात्मक श्रेणियों में रख लेंगे। कौन सी विश्लेषणात्मक श्रेणियाँ? लाभ हानि, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक आदि। फिर अपने पाठकों की सुविधा के लिए शैक्षणिक लेखन से संबंधी आलेख का ढांचा तैयार करें। इसके लिए जिस विषय का आपने चयन किया उसका शीर्षक दें और स्पष्ट रूप से भूमिका लिखें। फिर अगला प्रकार जो है वो है प्रेरणात्मक लेखन, यानी कि इंस्पिरेशनल राइटिंग। ज़्यादातर शैक्षणिक लेखन में आपको विश्लेषणात्मक लेखन से एक कदम आगे जाना ही होगा, यानी सिर्फ विश्लेषण करने से काम नहीं चलेगा, अर्थात प्रेरणात्मक लेखन करना ही होगा, क्योंकि आप अपने शोध या शैक्षणिक लेखन का औचित्य साबित करना चाहेंगे तो कोई न कोई प्रेरणात्मक बात आपको बतानी पड़ेगी। ज़्यादातर लेखन प्रेरणात्मक ही होता है और एक शोध आलेख में कम से कम एक प्रेरणात्मक तथ्य जरूर होता है। प्रेरणात्मक लेखन में हर पक्ष जो आप रखते हैं उसमें किसी न किसी सबूत का आधार होना चाहिए। अब प्रेरणात्मक लेखन के लिए निर्देश क्या है?
तो तर्कपूर्ण मूल्यांकन करें और अपना दृष्टिकोण बताएं। उदाहरण के लिए अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी शोध निष्कर्ष या प्रकाशित स्रोत जो भी दिया गया है उसका संदर्भ सही ढंग से बताएं, ताकि आपका तर्क लोगों को प्रभावित कर सके। फिर संबंधित विषय पर दूसरे शोधकर्ताओं के विचारों को भी पढ़ें और अपने दृष्टिकोण के पक्ष में विभिन्न प्रकार के कारणों को बताएं कि यह प्रेरणात्मक क्यों है ये बताएं, है ना। और आपने किन तथ्यों विचारों के आधार पर अपना यह दृष्टिकोण बनाया, साथ ही पर्याप्त संदर्भों से उसे पुष्ट करें। संदर्भ कहाँ से लिए जाते हैं? पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, आजकल इंटरनेट सबसे बड़ा स्रोत है। इंटरनेट पर जो भी सामग्री है उसको सीधे अगर आप उतार देंगे तो वो चोरी कहलाएगी। उसको अगर आप लेते हैं, उसके 4-5 वाक्य या एक पैराग्राफ लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो उसको ये बताएं कि आपने कहाँ से लिया और उसका स्रोत नीचे देना होगा, वही संदर्भ कहलाता है। फिर शैक्षणिक लेखन का चौथा प्रकार है आलोचनात्मक लेखन, यानी क्रिटिकल राइटिंग। अब यह शैक्षणिक लेखन का चौथा प्रकार है। आलोचनात्मक लेखन एमए और उच्च स्तर के लेखन यानी कि एमफिल पीएचडी के लिए आम है। मतलब अंत में आलोचना करनी ही पड़ती है किसी भी विषय की, उसके बिना शोध या शैक्षणिक लेखन पूरा नहीं होता। इसमें प्रेरणात्मक लेखन के सभी गुण होते हैं, साथ ही एक खास तरह का अलग दृष्टिकोण इसकी विशेषता होती है। जहाँ प्रेरणाप्रद लेखन में यदि आप विषय या मुद्दे पर अपना नज़रिया या दृष्टिकोण रखते हैं, वहीं आलोचनात्मक लेखन में आपको कम से कम 2 दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें से एक दृष्टिकोण आपका अपना होगा जिसको आप सही साबित करेंगे और दूसरे दृष्टिकोण की आलोचना करके उसे गलत साबित करेंगे। इस प्रकार शैक्षणिक लेखन के ये चारों प्रकार हैं। थैंक यू।